तो चलिए हम लोग यहाँ पर कंपनी ऑडिट को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले हम लोग ऑडिटर का अपॉइंटमेंट देखेंगे, गवर्नमेंट कंपनी, फिर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, फिर एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, रेमुनरेशन, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑडिटर का अपॉइंटमेंट। वैसी कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी का हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले जैसे कि देखिएगा ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे सिचुएशन में होता है। जैसे कि मान लीजिए हम मान के चलते हैं कि एक कंपनी अभी बनी है, 2022 में इसका रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट हुआ, आरओसी ने इसे जो नंबर था वो दे दिया है, CIN नंबर होता है कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है वो भी मिल चुका है, बिजनेस इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है वो भी मिल चुका है, फाइनली ये बिजनेस प्रारंभ हो चुका है। तो जब भी अब मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होता है, हर एक कंपनी में AGM जो होता है साल भर में एक बार होता है। AGM के अलावा जो अन्य मीटिंग होते हैं उसको बोला जाता है EGM, क्योंकि ये दोनों टर्म का बहुत ज़्यादा उपयोग होगा आगे। एनुअल जनरल मीटिंग हर एक कंपनी में साल भर में एक बार मीटिंग होती है, जिसको मेंबर्स मीटिंग भी कहा जाता है। क्योंकि देखिएगा एक कंपनी में अगर जो मालिक होते हैं कंपनी के वो शेयर होल्डर होते हैं, मतलब कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वही कंपनी का मालिक होते हैं। कंपनी का संचालन, उसको मैनेजमेंट करने वाले अलग होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसको हम लोग कहते हैं, और दूसरा जो कंपनी के मालिक होते हैं, जो मेंबर होते हैं, वो अलग होते हैं। अब मालिक तो कंपनी में हमेशा नहीं रहता है, इसका संचालन तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहे हैं, इसलिए हर साल कंपनी के क्या स्थिति है उस चीज़ को देखने के लिए AGM हर साल लिया जाता है। और एक होता है EGM, जैसे कि हर साल तो AGM तो फिक्स है, एक साल में बार में एक बार होना ही है, लेकिन कभी कभी ऐसे ज़रूरत पड़ जाती है, कंपनी में कोई एग्रीमेंट है या फिर कोई ऐसा सिचुएशन आ गया, जैसे कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना था, रिस्पॉन्सिबिलिटी था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, लेकिन वो अपॉइंटमेंट नहीं कर पाए, तो ऐसे सिचुएशन में फिर मेंबर्स को ऑडिटर, ऐसे देखिएगा तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हमेशा AGM में ही होता है। और नया ऑडिटर बनेगा या पहले से जो ऑडिटर चलते आ रहा है उसी को कंटिन्यू किया जाएगा, ये AGM में ही होता है। लेकिन फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जो होता है AGM में कहाँ से हो पाएगा, क्योंकि AGM बैठने से पहले ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, क्योंकि ऑडिटर सारे साल भर का या फिर जितने भी महीने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो पेश करेगा AGM में। उससे पहले तो फर्स्ट AGM होने से पहले ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, तभी ना फर्स्ट AGM में रिपोर्ट पेश करेगा, ऑडिट रिपोर्ट आएगा। तो इसीलिए ऑडिटर का अपॉइंटमेंट पहला जो होता है वो अलग तरीके से होता है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर नहीं हो पाया तो EGM के माध्यम से, EGM का फुल फॉर्म होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहला कि जब ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, वैसी कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, तो एक कंपनी में पहला ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा और उसके बाद सब्सिक्वेंट ऑडिटर का। हम लोग ये सबसे पहले देखेंगे कि पहला ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, और सब्सिक्वेंट ऑडिटर तो हमेशा AGM में ही होता है, ये तो क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट। तो जो फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है किसी भी कंपनी में, फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाता है, एक कंपनी जो कि अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है। कब? विद इन 30 days ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। सबसे ज्यादा इसमें डेट भी याद रखिएगा, डेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब भी लॉ पढ़ते हैं तो लॉ में अपनी तरफ से कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जो है वही याद रखना है, वही पढ़ना है। तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मान लीजिए ये 20 अप्रैल था, तो आने वाले 30 डेज, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक महीना नहीं 30 डेज है। एक महीना और 30 डेज में अंतर भी होता है, कोई 29 दिन का होता है, कोई 28 दिन का होता है, कोई 31 दिन का भी होता है, और यहाँ पर लेकिन 30 डेज है, तो एक महीना और 30 डेज में अंतर होगा, तो 30 डेज। तो आने डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 20 अप्रैल के बाद एक महीने के अंदर, मतलब 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करेगी, फर्स्ट ऑडिटर का। इसके बाद जो है फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो गया,
फाइनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है अपॉइंटमेंट कर ली। ये ऑडिटर कब तक बना रहेगा उस कंपनी में? तो फर्स्ट एजीएम तक। अभी तो एजीएम नहीं बैठा हुआ है क्योंकि अभी कंपनी अभी तो बना ही है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आया आपका, इनकॉर्पोरेट हो चुका है कंपनी, 30 डेज के अंदर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो चुका है, अब पहला एजीएम आएगा। तो ये जो ऑडिटर मान लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट कर दिया फर्स्ट ऑडिटर, तो ये कब तक उस कंपनी का ऑडिटर रहेगा? तो नेक्स्ट एजीएम, मतलब फर्स्ट एजीएम तक, जो आने वाला पहला एजीएम होगा। अब सवाल उठता है क्या उस ऑडिटर को हटाया जा सकता है या फिर वो आगे करेगा? तो कंटिन्यू कर सकता है, वो डिपेंड करेगा कि जो मेंबर्स ने क्या डिसाइड किया, कि जो पहले से ऑडिटर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जिसे अपॉइंट किया है उसी को कंटिन्यू करना, या फिर कोई नया ऑडिटर रहेगा, या फिर उसको हटा दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि जैसे कि मान लीजिए मेंबर्स मीटिंग बैठा, एजीएम बैठा, लेकिन उसमें डिसाइड ही नहीं हो पाया कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो पहला ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया था उसे हटाया जाए, या फिर नया ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया जाए, या फिर जो पहले से आ रहा है उसको रीअपॉइंटमेंट किया जाए। कुछ भी डिसीजन नहीं हुआ ऑडिटर पर। तो ऐसे सिचुएशन में कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि अगर मान लीजिए जो ऑडिटर पहले से चला आ रहा है, एजीएम में डिसाइड हुआ ही नहीं कि वो कंटिन्यू करेगा या नया ऑडिटर बनेगा या फिर उसको हटाया गया, तो कंपनीज एक्ट 2013 वहाँ पर अप्लाई होता है और उसके अकॉर्डिंग जो पहले से ऑडिटर चलते आ रहा है उसी को कंटिन्यू करना होगा, अगर कोई डिसाइड नहीं हो पाता है तो, और जो डिसीजन हुआ उसके अनुसार फिर चलेगा। द अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर सेल बी रेटिफाइड, रेटिफाई मतलब कि वो बना रहेगा या फिर वो उसके बारे में डिसीजन लिया जाएगा बाई मेंबर्स एट द फर्स्ट एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग। द ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट सेल होल्ड द office from the conclusion of that meeting till the conclusion of 6th AGM and thereafter till the conclusion of every 6th AGM। क्लियर है? जो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हुआ है वो कब तक ऑडिटर रह सकता है। द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर सेल बी रेटिफाई द मेंबर एट एवरी जनरल मीटिंग, ये चीजें तो हर एनुअल जनरल मीटिंग में इसका रेटिफाई किया जाएगा। अब यहां पर देखते हैं सिचुएशन तो ये भी हो सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है 30 डेज के अंदर, जो उनको समय दिया गया था डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से, 30 दिन के अंदर जो है ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करने में वो नाकाम रहे, फेल हो गए। तब क्या होगा? तब जो है इफ सेल इन्फॉर्म द मेंबर्स ऑफ द कंपनी हु सेल विदिन 90 डेज एट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग अपॉइंट सच ऑडिटर and such auditor shall hold office till the conclusion of the first annual general meeting। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो गए, 30 डेज के अंदर अपॉइंट नहीं कर पाए, 30 डेज इनका लैप्स हो गया। लैप्स होने के बाद फिर 90 डेज का समय रहेगा यहां पर, और ये 90 डेज के अंदर ईजीएम बुलाना है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर पाए तो अब अपॉइंट कौन करेगा? मेंबर्स करेंगे। अभी पहला एजीएम हुआ भी नहीं है क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को काम था, ये नहीं कर पाए। तो अब 90 डेज, ध्यान रखिएगा, 30 डेज लैप्स कर जाने के बाद, खत्म हो जाने के बाद 90 डेज काउंट करना है। तो ईजीएम होगा इसी दौरान, और ईजीएम में ही डिसाइड होगा फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट किया जाएगा। अब ये फर्स्ट ऑडिटर मान लीजिए यहाँ पर तो अपॉइंट हो ही जाएगा किसी न किसी कारण से, तो वो कब तक ऑडिटर बना रहेगा? फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक। क्लियर है? अब यहां पर हम लोग देखते हैं एक यहां पर केस आता है कैजुअल वैकेंसी का। कैजुअल वैकेंसी क्या होता है? कैजुअल वैकेंसी का मतलब सीधा सा कि ऑडिटर अपॉइंट हो चुका, या तो फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया, या फिर फर्स्ट ऑडिटर वो अपॉइंट नहीं कर पाए तो मेंबर्स ने अपॉइंट किया, या फिर फर्स्ट ऑडिटर के बाद सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट हो गया। लेकिन कभी भी एक ऐसा सिचुएशन आ गया कि ऑडिटर अभी या तो उसका डेथ हो गया, मतलब किसी कारण से ऑडिटर अभी कंपनी का कोई नहीं है, इसी को बोलते हैं कैजुअल वेकेशन। लेकिन एक चीज यहां पर इग्नोर करना है, एक्सेप्ट एज अ रिजल्ट ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर। मतलब कैजुअल वैकेंसी है लेकिन वह कारण नहीं है जिसके कारण कि ऑडिटर ने अपना रिजाइन किया हो। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे?
ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? तो कैजुअल वैकेंसी है, कैजुअल वैकेंसी का सीधा सा मीनिंग है कि अभी कंपनी का कोई ऑडिटर नहीं है। ऑडिटर कंपनी में न होने का कारण कोई भी हो सकता है एक्सेप्ट कि वो रिजाइन करके ना गया हो। तो अगर कैजुअल वैकेंसी है मतलब कंपनी का ऑडिटर अभी कोई नहीं है, तो ऑडिटर तो लाना होगा ना। तो उसके लिए क्या नियम होगा? इन द ऑफिस ऑफ एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी शैल बी फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज। अगर कैजुअल वैकेंसी है कि, लेकिन ध्यान रखना है कैजुअल वैकेंसी एक्सेप्ट रिजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। तो ऐसे सिचुएशन में जिस दिन से ऑडिटर गया, मान लीजिए उसका डेथ हो गया, मेंटल हो गया, वो काम नहीं कर सकता है, हाँ, लेकिन रिजाइन करके नहीं गया हो, एक ध्यान रखना है। तो ऐसे सिचुएशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 30 डेज का समय मिलेगा। कब से? जिस दिन से वो रिजाइन करके गया है तब से। आने वाले 30 डेज के अंतर्गत ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे कैजुअल वैकेंसी के केस में। अब यहां पर देखिए एक एक्सेप्ट क्या पड़ता है। अब मान लीजिए कैजुअल वैकेंसी है और कैजुअल वैकेंसी इस कारण से हुआ कि ऑडिटर रिजाइन करके कंपनी से चला गया। तो दोनों में अंतर है। अगर किसी ऑडिटर का डेथ हो जाता है, वो मेंटल हो जाता है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर वो रिजाइन करके गया हो तो वो कारण इसीलिए अलग माना जाता है। इसीलिए कंपनीज एक्ट में दोनों के लिए अलग अलग केस बनाया गया है। कैजुअल वैकेंसी है एज अ रिजल्ट ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर। अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? ऑडिटर तो अभी भी कंपनी में नहीं है, तो क्या करना होगा? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल बी फिल द वैकेंसी विद इन 30 डेज। इसमें भी वही नियम है कि रिजाइन करके वो गया और अभी कोई ऑडिटर कंपनी का नहीं है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज नया ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करें। लेकिन कुछ कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होता है, जबकि ये कैजुअल वैकेंसी में नहीं अप्लाई होता था। बट सच अपॉइंटमेंट शैल ऑल्सो बी अप्रूव्ड बाय कंपनी एट द जनरल मीटिंग। वो अपॉइंटमेंट जो होगा उसको अप्रूव कराना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर एक कारण ये लग जा रहा है कि वो रिजाइन करके गया है विद इन 3 मंथ्स ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड। और ये अप्रूवल, अब सवाल उठता है कि अप्रूवल कब करना है? क्या ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कर दिया उसके विद इन या फिर उसके बाद? तो अप्रूवल करने का यहाँ पर जो कंपनीज एक्ट में नियम है कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हुआ जिस दिन से, आने वाले 3 मंथ के अंदर एजीएम के माध्यम से उसको अप्रूव करवा लेना है। सॉरी, एजीएम नहीं है, जनरल मीटिंग है। जनरल मीटिंग में हो सकता है कि 3 महीने के अंदर ही एक जनरल मीटिंग बैठ गया हो, तो उसी में करा लीजिए। अगर 3 महीने के अंदर एजीएम नहीं बैठ रहा है तो ईजीएम के माध्यम से कराना पड़ेगा, लेकिन करवाना होगा अप्रूव्ड। ही शैल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। अब जब वो ऑडिटर अपॉइंटमेंट बन गया, अप्रूव्ड भी हो गया, तब वो कब तक ऑडिटर रहेगा? तो एजीएम तक, आने वाले नेक्स्ट एजीएम तक वो रहेगा। उसी में फिर डिसाइड होगा कि वो हटेगा या फिर नया होगा या फिर वही रीअपॉइंटमेंट होगा। अभी जैसा कि हमने बताया कि फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट और सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट। फर्स्ट ऑडिटर या फिर एवरी ऑडिटर वो कंपनी में रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो पता चलेगा कब? एजीएम के समय। तो रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है कब? एनुअल जनरल मीटिंग में। तो रीअपॉइंटमेंट वो कब होगा? जब वो डिस्क्वालीफाइड ना हो। अब आगे हम लोग देखेंगे जब कि एक ऑडिटर कब डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। अगर वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है तो रीअपॉइंटमेंट हो सकता है उसका। साथ ही हैज नॉट गिवन द कंपनी अ नोटिस राइटिंग ऑफ अनविलिंगनेस टू बी रीअपॉइंटमेंट। 31 अगस्त को एनुअल जनरल मीटिंग बैठा हुआ है, एजीएम। इन्होंने डिसाइड किया कि अब ऑडिटर का क्या करना है। तो पहले तो जो ऑडिटर पहले से उसी के बारे में सोचेंगे कोई। तो पहले तय किया गया कि जो रिटायरिंग ऑडिटर है, सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि वो डिस्क्वालीफाई किया है तो नहीं किया है, तो रीअपॉइंट हो सकता है। दूसरा ये देखा जाएगा क्या उसकी इच्छा, उसकी ऐसी तो कोई इच्छा नहीं है कि वो अब रीअपॉइंट नहीं होना चाहता इस कंपनी में। क्या कोई ऐसा नोटिस दिया है? तो पता चल रहा है कि नहीं दिया है ऐसा, तो रीअपॉइंट हो सकता है। तीसरा केस ये भी हो सकता है
A special resolution has not been passed at the meeting appointing some other auditor or providing expressly that he shall not be reappointed. और जो अभी केस बता रहे थे कि कंपनी जब मीटिंग बैठाई हुई थी, एजीएम बैठा हुआ था, मीटिंग में ये तय ही नहीं हो सका कि जो पहले से ऑडिटर आ रहा है उसको हटाना है या फिर नया ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना है या फिर जो पहले से ऑडिटर है उसी को रीअपॉइंटमेंट करना है। तो ऐसे सिचुएशन में भी जो रिटायरिंग ऑडिटर है, जो पहले से ऑडिटर है, वही कंपनी का ऑडिटर कंटिन्यू करेगा। इफ एट एनी एजीएम नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड, द एग्जिस्टिंग ऑडिटर शैल कंटिन्यू टू बी द ऑडिटर ऑफ कंपनी। क्लियर है? तो ये जितने भी रूल्स थे, फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, रिटायरिंग ऑडिटर, कैजुअल वैकेंसी, दोनों केस में एक्सेप्ट रेजिग्नेशन और विद रेजिग्नेशन, मतलब रिजाइन खुद किया और फिर कैसे नया ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा, उन सबको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब इसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अब इसके बाद जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एक गवर्नमेंट कंपनीज में फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर और कैजुअल वैकेंसी केस में कैसे कैसे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? आपका कोई डाउट है? हेलो, हेलो जीपीएस, आपका कोई डाउट है? राजू, आपको कोई डाउट है? यस सर। हाँ बोलिए। सर ऑडिटर अपॉइंटमेंट बता, फिर उसमें जो बोल रहे थे कि रजिस्ट्रेशन होगा, वो समझ नहीं आया किस बात। कंपनी का कंपनी जब खुलेगी टाइम सर। कंपनी खुलती नहीं है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, कंपनी का आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद उनको फिर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलता है कि कंपनी आपकी रजिस्टर्ड हो चुकी है। सर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो तो कंटिन्यूस चलते रहता है ना। कभी भी ये चीज़ मत सोचिए कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएगा उसके बाद। मान लीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो 31 मार्च के बाद बनेगा और एजीएम मान लीजिए 1-2 महीने के अंदर होने वाला है, तो 1-2 महीना बाद थोड़े ऑडिटर मतलब ऑडिटिंग का काम पूरा हो जाएगा। अब थोड़े कि ऑडिटर जो है हर चीज़ का आपका प्रारंभ से ही हर चीज़ का ऑडिट होते रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है ये। गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, सबसे पहले तो ये जानना होगा कि गवर्नमेंट कंपनी किसे कहते हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी वैसी कंपनी को कहा जाता है जिसका ओनरशिप, मतलब जिस कंपनी का ओनरशिप जो है 50% या 51% से ज़्यादा या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास या फिर दोनों के पास मिलाकर है, तो वैसे कंपनियों को कहा जाता है गवर्नमेंट कंपनी। मीन्स एनी कंपनी ओन्ड या कंट्रोल या डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट्स पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वन या मोर, तो वैसी कंपनियां गवर्नमेंट कंपनियां कहलाती है। जितनी भी गवर्नमेंट कंपनियां होती है उसमें जो फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है वो कैग के द्वारा किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया।
कैग जो है एक गवर्नमेंट एजेंसी के जैसा, मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पर ही इसको बनाया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है एक। और इसका मुख्य जो काम होता है, जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या फिर खुद गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट हो या फिर गवर्नमेंट जितने भी कंपनीज है, उनके लिए इसको ऑडिट करने का काम दिया गया है। तो जितने भी गवर्नमेंट कंपनी होती है, जो कंपनी बनी है, उनमें फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैग के द्वारा किया जाएगा। और ये फर्स्ट ऑडिटर कब अपॉइंटमेंट करना है? तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 60 दिनों के अंदर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से आने वाले 60 डेज के अंदर जो है फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? कैग करेगा। अब ये भी हो सकता है कि 60 दिन बीत गए, कैग अपॉइंट नहीं कर पाए। अगर कैग अपॉइंटमेंट नहीं कर पाता है फर्स्ट ऑडिटर का, तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये काम दिया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है 60 डेज लैप्स हो जाने के बाद उसे 30 डेज का समय मिलता है। तो ये कैग को टाइम मिला, कैग फेल्स हो गया, तो 30 डेज का जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को टाइम मिला। अब मान लीजिए कोई ऐसा कारण भी हो सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट नहीं कर पाया, तब ऐसे सिचुएशन में आने वाले नेक्स्ट 30 डेज के अंदर, तो ये 60 दिन इधर बीत गया, 30 दिन और बीत गया, तो आने वाले फिर 30 डेज के अंदर जो है मेंबर्स के द्वारा, कहाँ पर? ईजीएम में, जो गवर्नमेंट कंपनी होगी उसके ईजीएम एक बुलाया जाएगा। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट नहीं कर पाया तो आने वाले 30 डेज के अंदर एक ईजीएम होगा, और उसी ईजीएम में जो है मेंबर्स जो हैं ये फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करेगी। अब सवाल उठता है कि अब मेंबर्स भी फेल कर जाएंगे? तो नहीं, जनरली जो होता है अंतिम ये होता है प्रोसेस, मेंबर्स किसी न किसी का वैसे उसको अपॉइंट कर ही लेती है, क्योंकि मेंबर्स की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कंपनी का, वही कंपनी का मालिक है, तो इसलिए अपॉइंटमेंट हो जाता है। अब जो ये मान लीजिए चाहे वो कैग के द्वारा किया गया या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया गया या फिर मेंबर्स के द्वारा ऑडिटर का, फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हुआ, तो ये ऑडिटर कब तक बना रहेगा? तो फर्स्ट एजीएम तक। क्लियर है? तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 60 डेज, ये 30 डेज, ये 60 डेज ये भी होगा आपका, सॉरी 60 डेज यहाँ पर है। इट शैल इन्फॉर्म द मेंबर ऑफ द कंपनी हु शैल अपॉइंट सच ऑडिटर विद इन 60 डेज। कैग को 60 डेज का टाइम मिला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 30 डेज, और मेंबर्स को 60 डेज का टाइम यहाँ पर मिलता है। अब यहाँ पर देखिएगा तो अब इसके आगे फिर फर्स्ट ऑडिटर के बाद जो है सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा, तो एजीएम में होता है। क्लियर है? द कैग इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर शैल अपॉइंट एन ऑडिटर विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द, सॉरी एजीएम में नहीं होता है। जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में, फाइनेंशियल ईयर इंड होने के बाद, 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर इंड हुआ, तो 31 मार्च के विद इन 180 डेज, 180 डेज के अंदर जो है ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना है। और ये ऑडिटर कब तक बना रहेगा? आने वाले एजीएम तक। अब यहां पर सवाल उठता है कैजुअल वैकेंसी के केस में क्या होगा? अगर मान लीजिए कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि जो कंपनी का ऑडिटर अपॉइंटमेंट था वो या तो उसका डेथ हो गया या फिर किसी कारणवश से वो खाली पद हो गया, तब ऑडिटर का अपॉइंटमेंट तो करना है, तो कैसे होगा? एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी शैल बी फिल्ड बाय कैग। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मान लीजिए कैजुअल वैकेंसी हो गया है, तो आने वाले जिस दिन मान लीजिए रिजाइन करके गया, 1 अप्रैल को रिजाइन करके गया, तो आने वाले 30 डेज के अंदर
कैग के द्वारा ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। अगर कैग फेल कर गया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा विद इन 30 डेज, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 30 डेज और समय मिलेगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करेगी कैजुअल वैकेंसी केस में। क्लियर है? तो ये सारे रूल्स हो गए। एक गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट और फिर कैजुअल वैकेंसी केस में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, वो सारा हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? डेट इसमें याद रखना है, 60, कैग को 30, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 60 मेंबर्स को। फर्स्ट ऑडिटर कैजुअल वैकेंसी केस में 30 डेज कैग को और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। अब एक ऑडिटर कौन बन सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? तो एक ऑडिटर जो कि एक चार्टेड अकाउंटेंट है वो बन सकता है। चार्टेड अकाउंटेंट कौन होता है? हमारे देश में एक संस्था है ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसी के द्वारा तैयार किए जाते हैं। एक तरह से एक डिग्री होता है जो कि संस्थान में से जोड़कर, आप कॉमर्स के छात्र ICAI के बारे में सुने ही होंगे, उसी के द्वारा ये चार्टेड अकाउंटेंट का तैयारी करके वहाँ पर बन सकते हैं। इसमें चार्टेड अकाउंटेंट बनने के बाद, इसके मेंबर बनने के बाद दो रास्ते हैं, या तो आप जॉब में जा सकते हैं या फिर CA इन प्रैक्टिस, अपना फर्म खोल लिए और प्रैक्टिस का काम कर रहे हैं, ऑडिट के वगैरह का काम, तो ये ऑडिटर बन सकते हैं। ये जॉब वाले ऑडिटर नहीं बन सकते, ये CA होते हुए भी। क्लियर है? एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिएगा कि जो ऑडिटर जो अपॉइंटमेंट होते हैं, ज्वाइंट ऑडिटर भी हो सकते हैं, मेजॉरिटी वगैरह जो अपना करके ऑडिटर बन सकते हैं, और एक फर्म वगैरह, फर्म के रूप में या LLP के रूप में है, एक पार्टनरशिप फर्म के रूप में है, वो भी एज अ ऑडिटर के रूप में किसी कंपनी का अपॉइंटमेंट हो सकता है। बड़े बड़े कंपनियों में बड़े बड़े फर्म के जो ऑडिटर होते हैं वो अपॉइंट करते हैं और वही ऑडिट कंपनी का करते हैं। ऑडिटर कौन बन सकता है, इसके बारे में ये 3-4 पॉइंट के माध्यम से हम लोग समझते हैं। कंपनीज एक्ट में ऑडिटर कौन नहीं बन सकता, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। जैसे कि एक फर्म बन सकता है, LLP के तौर पर रजिस्टर्ड है फर्म, तो फर्म ऑडिटर बन सकता है, लेकिन एक कॉर्पोरेट एंटिटी नहीं बन सकती है। कोई बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो नहीं बन सकता है अदर देन LLP। LLP क्या है? एक फर्म के रूप में होता है। जैसे कि हम लोग पार्टनरशिप फर्म पढ़ते हैं ना, तो पार्टनरशिप फर्म जो होता है वो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, उसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड जैसे चीज़ें, एक बिजनेस का फॉर्म ही है पार्टनरशिप फर्म, उसी का एडवांस रूप है LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग इस पर अप्लाई होता है। इसमें इसके तहत रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इसमें बेनिफिट ये मिलता है कि ये रजिस्टर्ड होता है और इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी, नाम है लिमिटेड लाइबिलिटी, जबकि पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकता है ऑडिटर अदर देन LLP, मतलब LLP बन सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकता है। अगर कोई कंपनी है, उसका एम्प्लॉय या कोई ऑफिसर, वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता है। इतना सारा जो पॉइंट लिखा हुआ है इसका ले दे के बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर, एक जनरल अगर बोलें तो कोई अपना रिश्तेदार है, कंपनी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, किसी तरह सा लेन देन कर रहा है कंपनी से, जिसका कोई इंटरेस्ट है उस कंपनी में, उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता है। सारे पॉइंट के माध्यम से यही चीज यहाँ पर बताया गया है। अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और हु इज अ
इन एम्प्लॉयमेंट of an officer or a employee of the company. A person who or his relative or a partner the holding any security of interest or interest in the company or its subsidiary. मतलब सब्सिडरी का सब्सिडरी कोई भी कनेक्शन कहीं से रिलेटिव है या फिर किसी तरह से एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉय का रिलेटिव है, तो भी नहीं बन सकता है। आपको याद होगा कल हम जब ऑडिटिंग स्टार्ट किए तो वहां पर बोल रहे थे इंडिपेंडेंट पर्सन, इसीलिए बोला जाता है उसको इंडिपेंडेंट पर्सन। किसी से न जुड़ा हुआ व्यक्ति है। अब बोलिएगा सर कि किसी न किसी रूप तो जुड़ ही जाता है कुछ भी, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये सारे सिचुएशन कभी भी आएगा पता चलेगा तो ऑडिटर नहीं बन सकता है। ये कंपनीज एक्ट में रूल्स है, लीगल चीज़ें हैं ये। यहाँ पर एक चीज़ और है, मान लीजिए आप किसी कंपनी में 10,000 रुपया का ट्रांजेक्शन्स किए हुए हैं, उस कंपनी से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक अमाउंट लिखा हुआ है कि 1 लाख से ज़्यादा नहीं है, मतलब 1 लाख से कम अगर ट्रांजेक्शन्स वगैरह या फिर कोई लेन देन है, इंटरेस्ट है, सब्सिडी में अगर इन्वेस्टमेंट वगैरह किए हैं, 1 लाख से कम है तो ऑडिटर बन सकते हैं, 1 लाख से ज़्यादा है तो नहीं बन सकते हैं। इसके अलावा आप पर्सन, रिलेटिव, कंपनी, सब्सिडरी वही चीज़ है। फिर यहीं पर भी वही चीज़ है, गारंटी दिया हुआ है, कोई गारंटर के रूप में है या फिर गारंटर का जो रिलेटिव है कोई कनेक्शन है वो भी नहीं बन सकता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस से रिलेशनशिप है, एक कस्टमर्स के रूप में, एक क्रेडिटर के रूप में, तो भी नहीं बन सकता है ऑडिटर। कंपनी मतलब एक पर्सन जो रिलेटिव है, डायरेक्टर, कंपनी का जो डायरेक्टर है उसका कोई रिलेटिव ऑडिटर बनना चाहता है तो भी नहीं बन सकता है। कोई किन मैनेजरियल पर्सन है उसके बारे में, अ पर्सन हु इज फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट विल सेवेयर और अ पर्सन ऑफ अ पार्टनर ऑफ अ फर्म होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज इट्स ऑडिटर इफ such person or a partner is date of such appointment or reappointment holding appointment as a auditor more than 20 companies। एक चीज़ और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इसमें फर्स्ट का 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट था जो एग्जाम में पूछा जाता है और एक लास्ट वाला, मतलब कि मान लीजिए कोई एक ऑडिटर है किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, जैसे फाइनेंशियल ईयर मान लीजिए अभी 23-24 है, तो इस फाइनेंशियल ईयर में वो मैक्सिमम 20 कंपनियों का ऑडिटर एक साथ कर सकता है। 20 कंपनी का, 20 कंपनी से 21वां कंपनी में वो ऑडिटर बनने के लिए डिस्क्वालीफाई कर जाएगा। डिस्क्वालीफाई ये इस आधार पर नहीं कर रहा है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है या फिर ये कुछ इंटरेस्ट है उसका, उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन एट अ टाइम किसी एक फाइनेंशियल ईयर में 20 कंपनी से ज़्यादा ऑडिटर वो खुद नहीं बन सकता है, 21वां में नहीं बन सकता है। क्लियर है? साथ ही कोई कन्विक्टेड है, कैदी है, जैसे कि हमारे यहाँ पूजा सिंघल का एक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट नाम सुने होगा, उसका नाम था सीए सुमन। अभी कहाँ पर है वो? जेल में है, तो ये भी अब ऑडिटर नहीं बन सकता है। कोई कैदी है, कन्विक्टेड है, कोई फ्रॉड के केस में है, इन्वॉल्व है। झारखंड में तो अभी ऐसे धड़ल्ले से निकल रहे हैं जो जब से छापेमारी चल रही है। क्लियर है? हाँ, लेकिन ऑडिटर ये कब बनेगा, इसको भी एक टाइम दिया गया है। एंड अ पीरियड ऑफ 10 years हैज़ नॉट elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन। मतलब कि अगर उसको कुछ सजा वगैरह मिली, फ्रॉड के केस में गया है, तो 10 साल के लिए वो ऑडिटर नहीं बन सकता है, 10 साल के बाद वो लेकिन बन सकता है। क्लियर है? एक 180 डेज का पूछ रहे थे, क्या चीज़ में? ये गवर्नमेंट कंपनी में। तो गवर्नमेंट कंपनी में जो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है उसके रिगार्डिंग है, कैग के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। जिस साल फाइनेंशियल ईयर प्रारंभ होगा उसके 180 दिन के अंदर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर। एक ऑडिटर का जो रेमुनरेशन होगा, जो उसको पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा ऑडिट करने का, तो ये जो फिक्स किया जाता है ये पहले से तय नहीं है कि 5 लाख, 10 लाख, 10,000, 5,000, ये पहले से तय नहीं होता है। तो ये तय कहाँ पर होता है? एजीएम में। जो अपॉइंट करेंगे वही तय करेंगे इसका रेमुनरेशन कितना होगा। कंपनीज एक्ट में उसको डिफाइन नहीं किया गया है।
अब एजीएम में हर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा तो नहीं, फर्स्ट ऑडिटर अगर अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहा है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तय करेंगे कितना उसका रेमुनरेशन होगा। फिर बाद में तो ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं हम तो आपको नोटिस, जैसे एजीएम में अपॉइंट हो गया, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट कर दिया, उसने तय नहीं किया कि एजीएम में बताएंगे, एजीएम बता के बोलता है कि 30,000 देंगे तो नहीं 35,000 ले लो, तो ऐसा नहीं होगा। जो अपॉइंट करेगा उसी को बोला गया है कि वो तय करेंगे। रेमुनरेशन फिक्स डज नॉट इंक्लूडेड एनी रेमुनरेशन पेड टू हिम फॉर एनी अदर सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम एट रिक्वेस्ट ऑफ द कंपनी। मान लीजिए एजीएम में जो तय हुआ, क्या क्या चीज़ का ऑडिट करना है, क्या रिपोर्ट देना है, कैसे क्या चीज़ सब तय हो गया और उसका रेमुनरेशन तय हो गया। फिर बाद में कंपनी उसको कुछ एक्सटेंड कराती है, कुछ चीज़ का और काम करवाती है उससे ऑडिट की रिगार्डिंग, तो उसका अलग से पेमेंट होगा, उसके रेमुनरेशन में शामिल नहीं होगा। लीगल फीस वगैरह जो भी चीज़ें उसमें शामिल नहीं है। अब पावर्स और ऑडिटर का ड्यूटीज़ क्या है। पावर्स दिया गया है कि ऑडिटर अगर एक अपॉइंट होता है तो जहां पर उसको सस्पिशियस लगे, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो रिक्वायरमेंट है उसे हर चीज़ मैनेजमेंट उपलब्ध कराएगा। कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसके पास नहीं है तो बाकायदे रिटन में उसको लिखकर मिलना चाहिए, और उसके पास राइट्स होगा कि कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है। ये राइट्स रहेगा तभी ना वो चीज़ करेगा। मान लीजिए कोई कस्टमर गया, हम और आप गए, तो घर का नोटबुक डायरी वगैरह छूने नहीं देता है घर के लोग, क्योंकि उसका राइट्स नहीं है, उसको लगता है कि मेरा प्राइवेसी का खतरा है। तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि प्राइवेसी का ये एक केस हो सकता है ना कि ऑडिटर पर कि आप क्यों छू रहे हैं, तो इसीलिए उसको अपॉइंटमेंट के साथ ये राइट्स भी दिया गया है, लीगली राइट्स है उसको कि कंपनी के कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट से तो उसको एक्सेस फ्रीली बिना किसी रोक टोक के एक्सेस कर सकता है, उसको उसकी पहुंच है वहां तक, चाहे वो कहीं भी रखा हुआ है रजिस्टर ऑफिस में या फिर कहीं और रखा हुआ है कॉर्पोरेट ऑफिस में या फिर ब्रांच ऑफिस में, कहीं भी। साथ ही द ऑडिटर शैल बी इंटाइटल्ड टू रिक्वायर फ्रॉम द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी सच इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। अगर कहीं पर जरूरत पड़े तो जितने भी विवरण है, जानकारी है, चाहे वो कंपनी का कोई एम्प्लॉय है, कोई ऑफिसर है, की मैनेजरियल पर्सन है, सीईओ है, एमडी है, समय समय पर वो उपलब्ध कराए भी। अब इसके आगे जो है हम लोग को यहाँ पर जो डिस्कस करना है कुछ स्पेशल ऑडिट, जैसे कि आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है, जैसे कि शेयर कैपिटल का ऑडिट करते वक्त ऑडिटर को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या है, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। वो तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ, इसमें 4 स्पेशल ऑडिट पढ़ना है। पहला, जब कंपनी का शेयर कैपिटल का ऑडिटिंग होगा तो उसके बारे में। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तीसरा, इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिटिंग। और चौथा जो है बैंकिंग कंपनीज। ये 4 चीज़ें अब बाकी पढ़ना है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल डिस्कस करेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हमने ऑडिट रिपोर्ट में जो ओपिनियन है, ऑडिट रिपोर्ट होता क्या है उसके बारे में समझा। उसके बाद कंपनी ऑडिटिंग के बारे में हमने डिस्कस किया। कंपनी ऑडिटिंग में कंपनी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है गवर्नमेंट कंपनी में, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में, फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, कैजुअल वैकेंसी, उन सभी को हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद ऑडिटर का क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, रेमुनरेशन, पावर्स एंड ड्यूटीज़, ये आज के सेशन में हमने डिस्कस किया है। अब ये नेक्स्ट सेशन में इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। किन्हीं को कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं?
ओके, थैंक यू।